वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शनिवार को 8वीं बार देश का बजट पेश किया है। वे गोल्डन बॉर्डर वाली क्रीम कलर की मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनकर संसद पहुंची। इससे पहले वे राष्ट्रपति भवन गई, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दही चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दी। इसके बाद सीतारमण टैबलेट लेकर संसद भवन पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी भारत टीवी की खास रिपोर्ट। बजट में क्या है खास? आपको बता दें कि जिस साड़ी को पहनकर वित्त मंत्री संसद पहुंची थी, वह साड़ी उन्हें बिहार में रहने वाले पद्मश्री विजेता दुलारी देवी ने गिफ्ट की थी। आज के बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राजनेताओं, उद्योगपतियों, समाज सेवियों, विपक्षियों की क्या प्रतिक्रियाएं आई है, आइए सुनते हैं। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज देश की संसद में देश का 2025-26 का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह आम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की एक आधारशिला है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। यानी इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रख करके एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10.5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के लिए जो ब्याज मुक्त लोन देने का प्रावधान किया गया है, मध्यम आय वर्ग के लिए राहत देते हुए टैक्स की रिबेट में छूट देने का जो कदम उठाया गया है, ये सभी स्वागत योग्य हैं। मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 5 लाख तक कर्ज, सस्ते ब्याज पर किसानों को कर्ज, कपास प्रोडक्शन मिशन, सब्जी फल की पैदावार बढ़ाने पर बल और आंगनबाड़ी 2 प्रोग्राम के ऐलान की घोषणा गरीबों को, किसानों को और महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगे।
सबसे अच्छी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार सर्व समाज के साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अगले 5 वर्ष में 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति को 2 करोड़ तक की टर्म लोन देने के लिए एक नई योजना को प्रारंभ करने का प्रस्ताव, जिज्ञासा, नवाचार और युवा मस्तिष्क के लिए वैज्ञानिक सोच बढ़ाने की दिशा से अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्र के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने, ये सभी महत्वपूर्ण कदम हैं। आगामी 3 वर्ष में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना करने की घोषणा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को इसका सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ स्किलिंग, द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन की स्थापना से हमारे युवाओं को एक वैश्विक पहचान मिलेगी। अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य की योजना की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। इस योजना से देश के करीब 1.25 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। निश्चित रूप से इस योजना का किसान सबसे बड़ा लाभार्थी बनेगा और उत्तर प्रदेश इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य होगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो घोषणा की गई है, इसकी सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए तक किया जाना, यह भी अभिनंदनीय है। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प पथ पर तेज गति से ले जाने वाला यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को और आगे तेजी के साथ बढ़ाने का, तीसरे टर्म में इस 3 गुना स्पीड को प्रदर्शित करता है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि समाज का हर तबका इस युगांतरकारी विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने वाले बजट का स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा। सर, क्या कहेंगे आप? बजट में बात जो बहुत बड़ी सरकार ने आज जो घोषणाएं करी, उसको लेके क्या कहेंगे आप? अगर मेरी जानकारी सही है तो ये सरकार का 12वां बजट है। 12वां ही है? जी सर। 11वां है? अच्छा ठीक है, जो भी कुछ। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज़्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहाँ पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज़्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य, साधु, संत और देश का
बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में न रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं, उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं हैं? क्या सरकार के पास जो खोए हैं उनके आंकड़े नहीं हैं? जो सड़कों पे चले गए, मर गए लोग जाकर के, लोग अयोध्या गए, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए, जो लोग बनारस गए उसका दर्शन नहीं कर पाए, सड़कों पे रातें गुजारी हैं लोगों ने। सुनो, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट ले जाना चाहते हैं। जो सड़कों पर लोग सोए हैं 12-12 घंटे, एक दिन, 2-2 दिन। कई लोग जो बाहर से चल करके अपने इंतजाम से आए थे, आप पता कर लीजिए प्रयागराज से अयोध्या जाने में कितना समय लगा है लोगों को। 12 घंटे, 16 घंटे, एक दिन लगा है। कोई दर्शन नहीं कर पाया। कोई बनारस गया, गाड़ियां आने नहीं दी किसी की। अगर बनारस के लोग में तब भी नहीं गाड़ी देने दें। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? प्रधानमंत्री का क्षेत्र क्यूट को बना रहे थे। जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि देश की आबादी क्या और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस महाकुंभ में लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, कल भी मैं जब था लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, आप सब चैनल वाले लोग हैं, आप पर न जाने कितना बड़ा पैकेज देकर के प्रचार कराया गया। जब 40 करोड़ लोगों का इंतजाम करना था तो क्या आपने इंतजाम किया? आप स्नान को लेकर के आपने तो आंकड़े पेश कर दिए कि 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन किनकी जान गई है, कौन खो गया है, उसकी आपका आंकड़े ही नहीं है। जो कपड़े मिले हैं, जो चप्पलें मिली हैं, जो सामान मिला है, क्या सरकार को उस बात की चिंता नहीं है? ये सरकार कहती है कि हम हिंदू पार्टी हैं, हिंदू का संरक्षण करते हैं। जो सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार माने, पर्व माने, या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या दुनिया में वो अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा दिखाई देंगे? क्या वो बात करेंगे हम विकसित भारत की यही परिभाषा है कि आपका लोगों को स्नान न करा पाए? यही विकसित भारत की परिभाषा है। लोग जाएंगे तो वो भगदड़ में जान चली जाएगी जिनकी, यही आपके विकसित भारत की परिभाषा है। विकसित भारत की यही परिभाषा है कि शंकराचार्य कह रहे हैं आपका मुख्यमंत्री झूठा है। क्या शंकराचार्य आपका कह रहा है? कुछ लोग खुल के कह रहे हैं, और जितने भी वहाँ साधु संत शंकराचार्य आए हैं वो दबी जुबान पर कह रहे हैं कि इससे बुरा महाकुंभ नहीं हो सकता था। सोचिए, आज उपराष्ट्रपति स्नान लेने गए हैं, ये सब छिपाना चाहते हैं। फूल बरसाए गए, आपको दुख होना चाहिए। जब लोगों की लाशें पड़ी थी उस समय सरकार फूल बरसा रही थी। अरे फूल कुछ अपने लिए भी तो बचा के रखते, कभी वो भी काम आते फूल। क्या मरने वालों पर फूल डाले जा रहे थे, या जो श्रद्धा के साथ जो वहां पर आए थे उन पर फूल बरसाए जा रहे थे? ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो मरने वालों का आंकड़ा न दे पाए, हम बजट के आंकड़े का क्या करेंगे? मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे, खोए वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे। आपको लगता है सर आप आज संसद में देश का आम बजट प्रस्तुत हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उसमें किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। किसानों के साथ साथ युवाओं, महिलाओं, नौजवानों, व्यापारियों, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट है। पहली बार किसानों को कई मामलों में उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट है। उनको किसान क्रेडिट कार्ड पर विशेष रियायत देने का फैसला हुआ, उसकी लिमिट भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा इनकम टैक्स की भी लिमिट बढ़ाई गई है। हम कह सकते हैं ये देश की जीडीपी को बढ़ाने वाला बजट है, और सबसे बड़ी बात यह है विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। इसमें जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, जो मध्यम वर्ग सामान्यतः उपयोग करता है, मोबाइल हो, टीवी हो, या अन्य ईवी गाड़ियां हैं, मोबाइल की बैटरियां भी सस्ती होंगी, जिससे दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दामों में गिरावट आएगी। किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है, महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और उम्मीद करता हूं कि देश शीघ्र ही विकसित भारत के संकल्प को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेगा और उत्तर प्रदेश को विकास को नई गति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के
समावेशी विकास की दिशा में एक मजबूत आर्थिक दस्तावेज है। 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं और 25 लाख रुपए तक की आय पर जो टैक्स देगा उसका इसमें 1 लाख रुपए का जो बेनिफिट मिल रहा है, मैं इससे देश का मध्यम और गरीब वर्ग निश्चित रूप से प्रभावित होगा और उसको बड़ी राहत मिलेगी। इकोनॉमी के सारे वर्टिकल में जिस प्रकार से सरकार ने सपोर्ट देने की बात की है, उससे व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, नए उद्योग लगेंगे और अर्थव्यवस्था का पहिया बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। दूसरी ओर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जिस प्रकार से सरकार ने घोषणा की है कि उसको नए सिरे से देखा जाएगा, व्यापार करने की जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, उसको और सुगम बनाया जाएगा। वहीं 100 से ज़्यादा प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। ये बड़ी घोषणाएं हैं। पूरे देश के व्यापारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। ये बजट निश्चित रूप से भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में चल पड़ा है। विकसित भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाला है। इस बजट के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज भारत सरकार का बजट पेश हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही बेहतरीन बजट पेश किया है। मिडिल क्लास को, किसान वर्ग को, सबको साधते हुए, सबके हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बजट को पेश किया है। विशेष रूप से मिडिल क्लास को बेहद राहत देने वाला काम किया गया है। शिक्षा वर्ग में, हेल्थ सेक्टर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सारे वर्गों को, किसान वर्ग के लिए सबको ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। मैं भारत की यशस्वी वित्त मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस विकासशील बजट के लिए, विकसित भारत के 2047 के संकल्प को पूरा करने वाले बजट के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत आभार। Been a great for consumption. The government could either do capital expenditure or they could be focus on consumption. I'm glad they focus on consumption. Eventually, the consumers will decide which EVs to buy, and that will have a very, very good effect on the EV market. The government has also exempted some items from the capital goods for EV battery manufacturing. Eventually, that will also help bring down the cost of manufacturing EVs in India. With the money in the pockets of the consumers with lower taxes, you'll have higher consumption in this direction. The tax bracket used to be 2.5 lakh rupees that was exempt in 2014. Today it's 12 lakh rupees. Huge amount of money in the consumer's pocket. And I hope that in the next 3 quarters we'll see a lot of results in charge point operators, 2-wheelers and 4-wheelers. With all the car companies bringing so many models this year into the market, there'll be a lot of action and a lot of consumption in the EV space. I'm quite happy with the budget. We could have expected more on the capital expenditure side, some more exemptions on the component manufacturers. Those things are still missing. There's a lot of exemptions that are there in schemes that were available for larger scale products and projects, but not for smaller scale projects. That's something we could have hoped for. Maybe we'll see something down the line. I congratulate the government for the very positive outlook. बहुत अच्छा बजट दिया है, क्योंकि जहाँ पर ख्याल रखा है गरीब इंसान का, किसान का, खेती का और ख़ासतौर से MSME सेक्टर के लिए काम किया है और आम आदमी के टैक्सेशन कम करने की कोशिश की है, तो बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ख़ासतौर पे मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा जो इतना विशेष तौर पे किसानों के लिए सोचा गया, जहाँ पर कॉटन, पल्सेस, मखाना, एग्री क्रेडिट, ये सब बातें की गई, अच्छा उन्नत सीड बनाने की बात की गई है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत फ़ायदा होना चाहिए हमारे किसानों को, हमारे गाँवों को, हमारे देश को इससे बहुत फ़ायदा मिलना चाहिए। बहुत अच्छा बजट देने की कोशिश की गई है। 2025-26 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को
बहुत लंबे समय के बाद एक अनएक्सपेक्टेड राहत दी है। मिडिल क्लास इतना सोच भी नहीं रहा था कि इतनी बड़ी राहत इनकम टैक्स में मिलेगी, और वो भी 12 लाख रुपए तक की आय के ऊपर इनकम टैक्स को फ्री किया गया है। और वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है कि बहुत जल्दी इनकम टैक्स का एक इनकम टैक्स कोड भी जो है वो प्रस्तुत करेंगी, जिससे इनकम टैक्स पे करने वालों को बहुत आसान हो जाएगा इनकम टैक्स को पे करना और उसको समझना, उसको कैलकुलेट करना। दूसरी बड़ी राहत सीनियर सिटीजन को मिली है कि जिनको अभी तक जो 50,000 रुपए तक का उनका जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर उनको रिलीफ मिलता था। 1 लाख रुपए तक जो इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर उनको कोई इनकम नहीं होगी, कैलकुलेट नहीं होगा। वित्त मंत्री ने हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने के लिए कोशिश की है, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा फोकस जो है वो चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका एमएसएमई हो, उसके ऊपर दिया गया है, क्योंकि ये दोनों ही सेक्टर ऐसे हैं जो कि रोजगार सृजन का भी बहुत बड़ा जरिया है। एग्रीकल्चर में किसानों को केसीसी को 3 लाख से 5 लाख तक कर दिया है। फिर पीएम की योजना किसानों के लिए धन धान्य नाम से एक योजना शुरू की गई है। वैसे ही एमएसएमई के अंदर भी नया वर्गीकरण किया जाएगा और उनको जो अभी तक जो उनको क्रेडिट की फैसिलिटी है विदाउट एनी गारंटी, उसको भी डबल किया गया है, यानी उसके थ्रू जो है एमएसएमई को बढ़ावा मिले और एमएसएमई के द्वारा रोजगार सृजन हो सके। वहीं रियल एस्टेट को थोड़ा मजबूत करने के लिए जो प्रोजेक्ट फंसे हुए थे उनके अंदर बैंकों के साथ मिलकर फंड क्रिएट करके 1 लाख तक जो यूनिट हैं जो प्रोजेक्ट फंसे हैं उनको बनाकर लोगों को देना। 50 ऐसे शहर जो कि पर्यटन और आध्यात्म की दृष्टि से उनके ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिलता है, रोजगार का भी सृजन होता है, बहुत बड़ा रोजगार उसके अंदर सृजन होता है। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र में सरकार ने कुछ ना कुछ कोशिश की है कि रोजगार भी सृजन हो। महिलाओं के लिए भी उन्होंने जो है लखपति दीदी की जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए हैं, यानी उनका फोकस है कि रोजगार सृजन भी हो, डेवलपमेंट हो। राज्यों को और लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने उस लोन के माध्यम से अपने जो स्टेट हैं उस स्टेट के अंदर और जो डेवलपमेंट का काम है वो कर सकें। और डेवलपमेंट होने से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने से जहां डेवलपमेंट होगी उसके साथ भी रोजगार उत्पन्न होगा। तो हर ऐसा क्षेत्र जहां पर पैसा बजट में एलोकेट किया गया है ताकि उस पैसे के कारण उस क्षेत्र का विकास भी हो और साथ साथ रोजगार सृजन भी हो। तो रोजगार सृजन का जो फोकस है और जो एग्रीकल्चर का फोकस है वो इस बजट का एक लक्ष्य समझ आता है। 2025 बजट की मुख्य बातें क्या कुछ रही है, आइए आपको बताते हैं। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 5 लाख रुपए की, बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ के फंड की घोषणा, एमएसएमई के लिए लोन की राशि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की, खिलौनों के लिए राष्ट्रीय योजना बनेगी, लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख तक का लोन, असम के नामरूप में यूरिया प्लांट लगेगा, पीएम धन धान्य योजना लाएंगे, 100 जिलों को मिलेगा फायदा, मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते होंगे, मोबाइल फोन सस्ते होंगे, अगले हफ्ते आएगा आयकर बिल, कस्टम रेट कम किया जाएगा, कैंसर की 36 दवाएं सस्ती होगी,
केवाईसी प्रक्रिया और आसान होगी, इलेक्ट्रिक कार सस्ती होगी, वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स छूट बढ़ाई, 12 लाख रुपए की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं। आपको कैसा लगा 2025 का बजट? आपकी क्या राय है बजट को लेकर? कमेंट करके बताइए।